तो क्रिस्टोफर नोलन ने समहाउ मैनेज कर लिया एक नॉर्मल ड्रामा काइंड ऑफ अ स्टोरी को एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, एक टेंस वाली मूवी में। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी ओपेनहाइमर। और कोई नॉर्मल क्रिस्टोफर नोलन मूवी की तरह है भी इस मूवी को समझने के लिए आपको अपना 110% माइंड यूज करना पड़ेगा। मैं एडमिट करता हूँ मेरे तरफ से भी काफी कुछ चीजें मिस हुई होगी इस पूरे मूवी में, और इसीलिए मैं चाहूंगा इस मूवी को एक और बार देखना ताकि मैं सारे स्मॉलर डिटेल्स को कनेक्ट कर पाऊँ और सारे स्मॉल डिटेल्स को समझ पाऊँ। तो आज के रिव्यू में हम सबसे पहले थोड़ा नॉन स्पॉइलर वाली बात करेंगे, जिसमें मैं सिर्फ अपना नॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा पूरे मूवी का, एक होलसम एक्सपीरियंस, और उसके बाद हम स्पॉइलर वाले सेक्शन में जाएंगे जिसके लिए मैं आपको पहले ही बता दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये मूवी का रन टाइम भले ही 3 घंटे है, लेकिन फिर भी आपको वो फील नहीं होता है क्योंकि ये मूवी काफी फास्ट पेस्ड है, चॉपी कट्स है, ज्यादा लंबे टेक्स भी नहीं है, और एक के बाद एक पॉइंट्स को हिट करते जाती है। और इसी के साथ साथ आपको याद होगा मैंने इस वीडियो में बोला था कि कैसे इस मूवी में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को और अलग अलग टाइमलाइंस को दिखाने के लिए 2 अलग अलग कलर यूज किए, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट और नॉर्मल कलर्स यूज किए। तो इसके वजह से आपको अंदाजा तभी आ चुका होगा कि इस मूवी में हम अलग अलग टाइमलाइंस के साथ डील करेंगे, जिसके वजह से ये मूवी बोरिंग लगती नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले कोई अच्छे से कुशनिंग हो जाता है कि हम बीच बीच में अलग अलग टाइमलाइंस के बीच में स्वैप कर रहे हैं, उसके वजह से एक कोई रिजिड या स्टील टाइमलाइन नहीं चलती, जिसकी वजह से और इंटरेस्ट बढ़ता है। पर यह सब होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये मूवी हर एक आदमी के लिए नहीं है। अगर आप ऐसा पहले से एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि इस मूवी में आपको हर 5 मिनट में एक बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा क्योंकि ये मूवी है एटॉमिक बॉम्ब की क्रिएशन के ऊपर, तो लेट मी टेल यू, यहीं पे रुक जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है मूवी में। तो अगर हम एक्टिंग की बात करें तो मूवी रिलीज होने से पहले ही जिन्होंने मूवी देखी थी वो सब बोल रहे थे कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर और किलियन मर्फी को पहले ही ऑस्कर दे दो मूवी शुरू होने के पहले ही, और उस स्टेटमेंट को ट्रूली ये जस्टिफाई करते हैं। दोनों की भी एक्टिंग टॉप नॉच है। आरडीजे की ऑब्वियसली इतने ज़्यादा सीन्स नहीं है, लेकिन फिर भी ही डज अ फैंटेस्टिक जॉब। और किलियन मर्फी के ब्रिलियंट आइज तो है ही कि जो बर्डन था बॉम्ब बनाने का और जो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने का जो बर्डन था वो क्लियरली उसके आंखों में से हम फील कर सकते थे। दैट वाज द पावर ऑफ किलियन मर्फीज आइज। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये मूवी एक्चुअली एक एडेप्टेशन है एक बुक का जिसका नाम था अमेरिकन प्रोमीथियस द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और ऑब्वियसली ये मूवी जो उसके ट्रेजेडी वाला पार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप करके हमें विजुअल्स दिखाए जाते हैं। तो मुझे लगता है मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए क्योंकि अगर मैं और कुछ बोल दूँ तो मैं स्पॉइलर वाले सेक्शन में चला जाऊंगा। तो चलिए अभी हमारा स्पॉइलर वाला सेक्शन शुरू करते हैं, तो आराम से चलना। तो मूवी रिलीज होने से पहले क्रिस्टोफर नोलन इसकी बात कर रहे थे कि कैसे इस मूवी के साथ उनका ऐसा एम है कि मूवी खत्म होने के बाद लोग एक डिस्कशन शुरू करें एटलीस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की स्टोरी पे, और कैसे पूरी उसकी स्टोरी पैन आउट हुई और कौन सही था कौन गलत था उसके बारे में डिस्कशन शुरू करें। और डेफिनेटली जो उसका एम था वो प्रॉपर से फॉलो हो चुका है। क्या आरडीजे का कैरेक्टर स्ट्राउस सही था, क्या ओपेनहाइमर सही था, या कौन इनोसेंट था, या ये सवाल पूछना भी गलत है कि कौन सही या कौन गलत था। इस प्रकार के कुछ ख्याल आएंगे आपके दिमाग में मूवी देखने के बाद। हाँ, तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि मुझे इंटरव्यूज देखना बहुत पसंद है, जिस मूवी के बारे में भी मैं एक्साइटेड हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैंने ओपेनहाइमर मूवीज के बहुत सारे इंटरव्यूज देखे और शायद से इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही देख लिया, क्योंकि मेरी तरफ से और रॉबर्ट डॉनी जूनियर की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद अब इस वीडियो को जरूर देखना। इसमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर बोल जाते हैं कि उनका कैरेक्टर स्ट्राउस का कैरेक्टर और ओपेनहाइमर का कैरेक्टर काइंड ऑफ नेमेसिस थे, मतलब काइंड ऑफ अपोजिट साइड्स पे थे, और काइंड ऑफ आरडीजे का कैरेक्टर एक विलन भी था। और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे क्रिस्टोफर नोलन ने उन्हें इंटरप्ट किया और बोला नो स्पॉयलर्स। तो मैं वही समझ गया था कि कुछ कैपेसिटी में तो भी, एटलीस्ट थोड़े कैपेसिटी में भी, आरडीजे के कैरेक्टर स्ट्राउस विलन होने वाला है। पूरे मूवी में जब जब आरडीजे दिखता था तब मैं उसके बारे में ही सोचता था कि कौन से मोमेंट पे जाके हमें पता चलेगा कि आरडीजे इज अ विलन। या दैट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि जब एंड में वो रिवील हो चुका था कि स्ट्राउस ही था जिसने वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करी थी ओपेनहाइमर के ऊपर, तब मुझे लगा यार अगर मुझे वो पता नहीं होता था कि आरडीजे एक विलन के कैपेसिटी में है तो ये मोमेंट इतना पिनेकल मोमेंट हो जाता पूरे मूवी में और बहुत ज़्यादा मजा देता। लेकिन एनीवेज कभी कभी ज़्यादा इंटरव्यूज देखना भी हार्मफुल है। और जो मैंने पहले डिस्कशन वाली बात करी तो उसको सारा कंटिन्यू करते हैं। तो जो ओपेनहाइमर के कॉन्फ्लिक्ट्स थे इंटरनली, उसको एक लंबे सीन में इतने अच्छे से डिपिक्ट किया था। वो सीन आपको याद होगा कि जिसमें ओपेनहाइमर का जो बॉम्ब यूज होने के बाद, मतलब वॉर प्रॉपरली खत्म होने के बाद, जब ओपेनहाइमर एक स्पीच देने को जाता है, काफी इंटरमेट वाली ऑडियंस होती है, ज्यादा लोग नहीं होते, लेकिन वो कैसे उसे चीयर कर रहे होते हैं। तब किलियन मर्फी की आंखों की एक्टिंग एंड क्रिस्टोफर नोलन का डायरेक्शन एंड जो स्पेशल इफेक्ट्स उन्होंने यूज किए, इन सबका कॉम्बिनेशन बन के इट वॉज अ फैंटास्टिक सीन। बिकॉज उसमें हमें क्लियरली एक अर्जेंसी फील हो रही थी, हमें क्लियरली एक एंजाइटी फील हो रही थी कि हमें ओपेनहाइमर के आंखों में हम देख सकते हैं कि उसके वो कितना बड़ा स्ट्रगल था, कि उसको वो दिख रहा था जो लोग उसे अभी चीयर कर रहे हैं बॉम्ब बनाने के लिए और वॉर खत्म करने के लिए, वही लोग, उन्हें पता भी नहीं है कि ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी और ये कितना बड़ा मोमेंट था इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। क्योंकि वही बॉम्ब अगर उनके अगेंस्ट यूज किया
तो हर एक आदमी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा और सब मर जाएंगे। और इस बात की गहराई को कैसे वो ऑडियंस समझ नहीं पा रहे थे और कैसे वो नॉलेज उसके लिए बर्डन हो चुका था, इसे इतने स्मूथली और इतने अच्छे से दिखाया गया था कि आई वॉज फ्लैटर्ड देयर। और आखिर में इस मूवी के सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन और पर्सपेक्टिव की बात कर लेंगे। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन था इस पूरे मूवी में वो था बिटवीन ओपेनहाइमर और आइंस्टाइन, और जिसे हमें 3 बार दिखाया गया और जिसे 2 पर्सपेक्टिव से दिखाया गया। पहला तो था स्ट्रॉस का पर्सपेक्टिव, जब ओपेनहाइमर और आइंस्टाइन का कन्वर्सेशन के बाद जब स्ट्रॉस का कैरेक्टर आइंस्टाइन को पास होकर जा रहा था तब आइंस्टाइन उसके पास देखा नहीं, उसे ग्रीट नहीं किया, तभी स्ट्रॉस को समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़, कि कुछ तो ओपेनहाइमर ने बोला है आइंस्टाइन को जिसकी वजह से वो नाखुश है। और उसी मोमेंट की वजह से उसे लग रहा था इतने सालों तक कि ओपेनहाइमर ने सारे साइंटिस्ट को उसके अगेंस्ट टर्न कर दिया है, और उसी मोमेंट की वजह से शायद से उसने इतना बड़ा जो था षड्यंत्र रचा था। और जो हम ओपेनहाइमर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो उस कन्वर्सेशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक जो हमने एंड में देखा और एक जो पहले हुआ था, और वो एक नई डिस्कशन को भी बुनियाद बनाता है कि क्या ओपेनहाइमर सही में इनोसेंट था। तो ये थे कुछ मेरे अर्ली थॉट्स मूवी को देखने के बाद, और मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि इस मूवी पे एक डिटेल वाला वीडियो बनाऊं, शायद से सेकंड बार देखने के बाद। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।